Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, second phase of the Indian national movement. तो बेटा सबसे पहले तो हम उस टाइम फ्रेम को जानें कि सेकेंड फेज कहते किस टाइम फ्रेम को है। तो वो टाइम फ्रेम जो 1905 से स्टार्ट होके 1916 पे ख़त्म होगी, इसे कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकेंड फेज। इस टाइम में जो भी कुछ नेशनल मूवमेंट चली वो सब किस में आती हैं, सेकेंड फेज में आती हैं। बेटा 1905 में हुआ था बंगाल का डिवीज़न जो किया था लॉर्ड कर्जन ने और 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस वापस से साथ आ गए थे। तो बंगाल के पार्टीशन से लेकर के हमें पढ़ना है लखनऊ पैक्ट तक। बेटा हमारे इंडिया में बहुत सारे वायसरॉय आए, उन्हीं में से एक थे लॉर्ड कर्जन जिनका टाइम पीरियड था इंडिया में 1899 से 1905 तक, मतलब 6 ईयर्स ये यहाँ पर रहे। जैसे पहले गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, बट 1857 के बाद ये पोजीशन किस में चेंज हो गई थी, वायसरॉय में चेंज हो गई थी। तो बेटा लॉर्ड कर्जन जो थे वो एक वायसरॉय थे जो 1899 से 1905 तक इंडिया में रहे और इनका जो टाइम पीरियड था, जितने टाइम भी इंडिया में रहे, ये पूरा के पूरा टाइम कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। ठीक है, हर एक डिसीज़न ये ऐसा लेते थे जिसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती ही थी। ठीक है, एक डिसीज़न इन्होंने लिया था बंगाल के पार्टीशन का कि भाई बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और सच में बड़ा था भी बेटा। आज एक पूरी की पूरी कंट्री है बांग्लादेश जो कि के आधे बंगाल से बनाई गई थी, तो बड़ा तो था, अग्री करते हैं। चलो, तो एक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र ये था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। ये कब डिसीज़न लिया इन्होंने, 1905 में, और इसके लिए इन्हें स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट झेलना पड़ा। लोग बिल्कुल खिलाफ थे इनके। ये जो वर्ड रिसेंटमेंट है इसका मीनिंग क्या होता है, नाराज़गी। तो बहुत नाराज़गी थी लोगों के बीच में इस डिसीज़न को लेकर के कि भाई अब बंगाल को क्यों डिवाइड कर रहे हो। और ऐसा माना जाता था कि बंगाल को डिवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम्स में डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, इंडियन नेशनलिज्म पे अटैक करने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है। बेटा उस टाइम में जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उन सब का यही मानना था कि ये एक कंसील्ड अटैक है, छुपा हुआ धावा बोला है इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, जैसे ही कर्जन ने ये डिसीज़न लिया है कि बंगाल को डिवाइड किया जाए। जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का। अगर ब्रिटिश इंडिया का सबसे थिकली पॉपुलेटेड प्रेसिडेंसी का नाम पूछा जाए तो वो कौन ही था, बंगाल ही था। ठीक है, बंगाल में क्या क्या आता था बेटा उस टाइम का, बिहार है ना, बंगाल, उस टाइम का जो बंगाल था उसमें बंगाल भी था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, छोटा नागपुर वाला रीजन भी था और कुछ छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ भी थे, मतलब बहुत बड़ा था बंगाल। आज का जो बंगाल है वो तो था ही, बिहार था, उड़ीसा था, छोटा नागपुर था, दूसरे रिमोट एरियाज़ थे। पॉपुलेशन 80 मिलियन हुआ करती थी उस टाइम में, 80 मिलियन पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो बेटा 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन अनाउंस कर देते हैं कि भाई अब डिवीज़न होगा बंगाल का, प्रोविंस ऑफ बंगाल का 2 प्रोविंसेस में, मतलब एक बंगाल से 2 प्रोविंस बनाई जाएगी। ऐसा डिसीज़न लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया 28 जुलाई 1905 को। क्लियर है, पहला बनेगा बंगाल और दूसरा बनेगा ईस्टर्न बंगाल एंड असम। पहला क्या बनेगा, बंगाल, और दूसरा क्या बनेगा, ईस्टर्न बंगाल एंड असम। फिर से ध्यान से देखो, एक प्रोविंस हुआ करता था प्रोविंस ऑफ बंगाल, इसको तोड़कर 2 प्रोविंस बना दी जाएगी, तो एक तो बंगाल ही होगा, एक होगा ईस्टर्न बंगाल एंड असम। क्लियर है, चलो, तो बंगाल किसको कहेंगे बेटा, बंगाल में आएंगे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर। अब बेटा बंगाल प्रॉपर का मतलब क्या है, वो जोग्राफिकल एरिया, वो कल्चरल एरिया जहाँ पर बंगाल था, बंगाली बसते थे। ठीक है, तो बंगाल प्रॉपर के जितने भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे वो बंगाल का पार्ट बनेंगे। बिहार,
उड़ीसा भी बंगाल का पार्ट रहेगा। टोटल इनकी पॉपुलेशन रहेगी 54 मिलियन और कलकत्ता रहेगी इनकी कैपिटल। ठीक है, कोलकाता को क्या बनाया गया, कैपिटल। बंगाल जिसके अंदर क्या क्या था, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे बंगाल प्रॉपर के। और बंगाल प्रॉपर क्या है, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया, ऐसा कल्चरल एरिया जहाँ पर प्रॉपर बंगाली लैंग्वेज चलती है, बंगाल बसता था। ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन लगभग कितनी थी, 54 मिलियन। और कैपिटल किसको रखा गया, कलकत्ता को, आज का कोलकाता। दूसरा जो प्रोविंस बनाया गया उसका नाम था ईस्टर्न बंगाल एंड असम, जिसके अंदर बंगाल प्रॉपर के कौन से डिस्ट्रिक्ट रखे गए, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रखे गए। इसके अंदर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे बंगाल में, पर ईस्टर्न बंगाल एंड असम में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रखे गए बंगाल के, साथ में असम को भी रखा गया। टोटल इनकी पॉपुलेशन थी 31 मिलियन। बेटा मैंने यहाँ पर भी मिलियन ही बोला ना, बिलियन तो नहीं बोला। 54 मिलियन किसकी थी, बंगाल की, और 31 मिलियन थी किसकी, ईस्टर्न बंगाल एंड असम की। और इसका कैपिटल किसको बनाया गया था, इसका कैपिटल बनाया गया था ढाका को। तो ढाका बना कैपिटल किसका, न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम का। क्लियर है, चलें आगे। एक बंगाल से 2 प्रोविंसेस बनाए गए, एक का नाम बंगाल था, एक का ईस्टर्न बंगाल एंड असम था। याद रखना आसान है, जो बंगाल था उसमें बिहार उड़ीसा के साथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे बंगाल के, और जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे और असम था साथ में। एक की पॉपुलेशन 54 मिलियन थी तो दूसरी की 31 मिलियन थी। और बेटा देखो, जो बंगाल थे उससे 2 प्रोविंस बनाए गए थे, ये आपको पता चल गया। तो जो ईस्टर्न बंगाल था उसको डोमिनेट करते थे बंगाली मुस्लिम, जिनका धर्म तो इस्लाम था, मुस्लिम थे, पर भाषा कौन सी बोलते थे बेटा, बंगाली। बंगाली बोलने वाले मुस्लिम कहाँ पर ज़्यादा थे, ईस्टर्न बंगाल में। ठीक है, पर जो प्रोविंस ऑफ बंगाल बनाया गया इसमें 31 मिलियन तो नॉन बंगाली पॉपुलेशन थी। अब देखो, जब प्रोविंस ऑफ बंगाल की बात हम कर रहे हैं बेटा, तो इसमें बिहार भी है ना, इसमें उड़ीसा भी है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो नॉन बंगाली होगी। नॉन बंगाली का मतलब क्या होता है, जो बंगाली भाषा नहीं बोलते होंगे। क्लियर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। एक बंगाल को तोड़ करके एक बंगाल प्रोविंस बनाया गया था और एक बनाया गया था ईस्टर्न बंगाल एंड असम, है ना। जो प्रोविंस ऑफ बंगाल बनाया गया था उसमें नॉन बंगाली पॉपुलेशन 31 मिलियन थी, है ना, जो कि नॉन बंगाली थी, जिनको बंगाली भाषा नहीं आती थी। टोटल थी 54 मिलियन, उसमें से 31 मिलियन को तो बंगाली आती ही नहीं थी। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, उड़ीसा और बिहार। तो दोनों ही प्रोविंसेस में बेटा जो हिंदू और बंगाली पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, माइनॉरिटी। मतलब वो हिंदू जो बंगाली भाषा बोलते हैं वो काय में थे, माइनॉरिटी। अभी हमने क्या बोला कि जो 31 मिलियन है वो तो पूरे के पूरे नॉन बंगाली, उन्हें बंगाली भाषा बोलनी ही नहीं आती, वो हिंदू हो मुस्लिम हो हमें इससे मतलब नहीं है। पर जो हिंदू बंगाली थे ना, जो रिलीजन में हिंदू थे पर भाषा कौन सी बोलते थे, बंगाली, ये काय में थे, माइनॉरिटी में थे। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझने की बात है कि भाई जो बंगाल प्रोविंस है उसकी टोटल पॉपुलेशन 54 मिलियन है। इस 54 मिलियन में से 31 मिलियन तो ऐसे हैं जो नॉन बंगाली हैं, जिनको बंगाली आती ही नहीं है। तो बचे हुए कौन हो गए, वो लोग जिनको बंगाली भाषा आती है, और उनमें से भी वो लोग जो हिंदू हैं। ये लोग तो क्या रहे बेटा, माइनॉरिटी रहे, इनका परसेंटेज बहुत कम रहा। तो जो स्कीम थी पार्टीशन की, बंगाल को 2 भागों में बांटने की, वो इम्प्लीमेंट कब हुई बेटा, 16 अक्टूबर 1905। अनाउंस हो गया था जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करा लिया गया कि नहीं भाई फाइनली अब तो ये डिवाइडेड है। अब हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे बेटा, अच्छा आगे हम पढ़े उसके पहले देख लो कि अनाउंस किया था है लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का डिवीज़न होगा 1905 20 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में फाइनली इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर लिया उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कॉजेज़ थे बंगाल के डिवीज़न को लेकर के, क्यों किया गया था ये। तो जो मेन मोटिव था कि बंगाल को पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में कर देना है,
ब्रिटिश रूलर्स के अकॉर्डिंग ये था कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, इतना बड़ा प्रोविंस हो जाता है कि हम प्रॉपरली उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। जब हम इसको 2 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम प्रॉपरली इसको एडमिनिस्टर कर पाएंगे। ऐसा कौन कह रहे थे? अंग्रेज। इनका मानना था कि ये जो बंगाल का प्रोविंस है ये इतना बड़ा है कि इसको एफिशिएंटली एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है एज अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा होगा कि 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, दोनों अपने अपने एरिया को डेवलप करेंगी। पर बेटा जो ऑफिशियल्स थे जो इस प्लान के ऊपर काम कर रहे थे ना, उनके कुछ कंसील्ड मोटिव्स भी थे। हमें तो क्या बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से एक सिंगल प्रोविंस में हम इसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे, एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे। पर बेटा वो ऑफिसर्स जो एक्चुअली इस प्लान के ऊपर काम कर रहे थे, उनके कुछ कंसील्ड मोटिव्स भी थे, छुपे हुए उद्देश्य भी थे। बेटा अब हम लोग कंसील्ड मोटिव्स पढ़ेंगे। छुपे हुए उद्देश्य क्या थे इनका? पहला, जो बंगाल था बेटा वो नर्व सेंटर बन चुका था इंडियन नेशनलिज्म का। ब्रिटिशर्स सर पकड़ के बैठे हुए थे कि कैसे इस पूरे ये जो नेशनलिज्म की लहर चल रही है इसको सप्रेस किया जाए, और नर्व सेंटर बंगाल है तो पहला अटैक ब्रिटिशर्स सोचते थे बंगाल पे किया जाए। तो ब्रिटिशर्स का ये आशा थी कि अगर ये जो राइजिंग टाइड है, ये लहरें हैं नेशनलिज्म की, इन्हें रोकना है तो किस तरीके से ही रोका जा सकता है इसको कि बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दो। आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे और नेशनलिज्म के बारे में, अंग्रेज़ों से लड़ाई के बारे में लड़ना छोड़ देंगे। बेटा होता ही है कि जब एक एरिया को आप 2 लोगों में डिवाइड करोगे ना तो ये और ये आपस में लड़ते रहेंगे। यही सोच के ये बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे। बेटा एक्सप्लेनिंग द पॉलिटिकल पर्पस, पार्टीशन के पीछे पॉलिटिकल पर्पस क्या था इसको एक्सप्लेन करते हुए हर्बर्ट रिस्ले ने एक बार बताया, जो उस टाइम में होम सेक्रेटरी हुआ करते थे गवर्नमेंट के। देखो हर्बर्ट राइसले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या पॉलिटिकल पर्पस है इस पार्टीशन के पीछे। उन्होंने कहा कि बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर। हमारा सर दुखा रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं रात में, क्राउन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है इस बात को लेकर के कि इतनी नेशनल एक्टिविटी, इतना नेशनलिज्म की बातें बंगाल में क्यों हो रही हैं, क्राउन हमें परेशान करता है इंग्लैंड से बैठे बैठे। तो यूनाइटेड बंगाल पावर है, पर जैसे ही हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो सेवरल डिफरेंट वेज आ जाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे हम बंगाल के लोगों को, उनके डिवीज़न को लेकर के विचारों को, कि वो बेचारे नेशनलिज्म तो भूल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ये मेरा घर, ये तेरा आंगन, ये मेरा खेत, इसमें उनका जीवन बीत जाएगा। एक मेन ऑब्जेक्टिव है स्प्लिट के पीछे कि वीक करना है सॉलिड बॉडी ऑफ ओपोनेंट टू आवर रूल। हमारे रूल के सामने जो ये जो सॉलिड बॉडी खड़ी है ना ओपोनेंट्स की, इन्हें वीक करना हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्प्लिट को लेकर के। तो ऑल इन ऑल हर्बर्ट रिस्ले ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि बंगाल यूनाइटेड रहेगा तो हमारे लिए डेंजर है, हमारे लिए एक थ्रेट है, बेटर है इसको डिवाइड कर दो, इन्हें आपस में लड़ा दो, और जितनी भी ये जो सॉलिड बॉडी है ओपोनेंट्स की, नेशनलिज्म की, नेशनलिस्ट लोगों की, इसे वीक कर दो। वो दुष्ट आदमी लॉर्ड कर्जन जिसने इतना दुष्ट दिमाग चलाया और बंगाल को डिवाइड करने का सोचा, कर भी दिया। अब बेटा इस पार्टीशन का एक और छुपा उद्देश्य ये था कि बंगाली इन्फ्लुएंस को कर्ब करना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं कि बंगालीज को 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में डिवाइड करना है, इनका मतलब ये भी था कि बंगाली माइनॉरिटी बन के रह जाएं बंगाल में। कैसे? कि भाई एक बंगाल तो हो गया मुस्लिम्स का, एक बंगाल हो गया उनका जो नॉन बंगाली हैं, तो यहाँ पर बंगाली बने रह गए बेटा माइनॉरिटी। अब जैसे बिहार वाला पार्ट जो था, उड़ीसा वाला जो पार्ट था, वहाँ तो सारे नॉन बंगाली थे, तो बंगाली के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी बंगाली लोगों को खुद अपने ही एरिया में माइनॉरिटी बनाने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम ज़रूर थे, बंगाली भी थे, पर अब उनके अलग मोटिव हो गए थे ना, मुस्लिम के इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड करना था। और बेटा इस पार्टीशन का मतलब ये था कि हमारे ऊपर ये फॉस्टर किया जाए, ये थोपा जाए कि ये जो डिवीज़न है ये किसके बेसिस पे हुआ है, रिलीजन के बेसिस पे हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है,
ईस्ट बंगाल जो था वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जो आज का क्या बन गया है बेटा, बांग्लादेश बन गया है। और जो वेस्ट बंगाल था, जो आज हमारे इंडिया का पार्ट है, वो हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया बना। तो जो पार्टीशन था उसका मतलब था कि एक ऐसे डिवीज़न को हमारे ऊपर थोपना जो धर्म के आधार पर हुआ हो। हम नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर हमारा कोई भी प्रोविंस डिवाइड हो। तो धर्म के आधार पर एक प्रोविंस को हमारे ऊपर थोपा गया। ईस्ट बंगाल प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम मेजॉरिटी बना और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी। बेटा उस टाइम में जितने भी नेशनलिस्ट थे मूर्ख तो थे ही नहीं, तो जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्लियरली इस बात को देखा कि क्या पर्पस है इस पार्टीशन के पीछे, है ना। सॉ द डिज़ाइन बिहाइंड द पार्टीशन, उनको बैक द कैमरा सब समझ आ रहा था और वो इस बात को कंडेम भी कर रहे थे, इसकी आलोचना भी कर रहे थे। उन लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है बंगालीज को डिवाइड करने का। किसके नाम पर, धर्म के नाम पर और टेरिटोरियल ग्राउंड के नाम पर, जिससे कि नेशनलिज्म को कमज़ोर किया जाए, डिसरप्ट किया जाए। ठीक है, तो जितने भी उस टाइम में हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उनको ये पूरा डिज़ाइन समझ में आ रहा था कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या बेसिक मोटिव है, इसीलिए वो इसकी आलोचना भी कर रहे थे। उनको ये बात समझ में आ गई थी भाई ये तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट है बंगालीज को डिवाइड करने का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, टेरिटोरियल ग्राउंड, जिससे हमारी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो वीक हो जाए, डिसरप्ट हो जाए। ये गलत बात है, ऐसा सबको, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उनको पता चल गया था। क्योंकि अगर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सुधार ही करना होता तो ये करते ना कि मैथिली बोलने वाले, है ना, हिंदी बोलने वाले, मगधी बोलने वाले, बिहार को अलग कर देते, है ना, हिंदी स्पीकिंग बिहार को अलग कर देते, उड़िया भाषा बोलने वाले उड़ीसा को अलग कर देते और बंगाली स्पीकिंग प्रोविंस को एक बना रहने देते। अगर देखो आज के IAS ऑफिसर को उस टाइम में भेजा जाए कि जाओ बंगाल का डिवीजन करके आओ, तो वो ऐसे ही करता बेटा। हिंदी स्पीकिंग बिहार, मगधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं बोलने वाले बिहार को वो एक तरफ करता, उड़िया स्पीकर्स को लेकर के उड़ीसा बना देता और बंगाली स्पीकिंग पार्ट को एक बने रहने देता, जो होता बंगाल, एक बन जाता उड़ीसा, एक हो जाता बिहार। तो इतना दिमाग तो सबको है कि अगर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाना होता तो ये कुछ और करते, पर इनका मोटिव तो हिंदू और मुस्लिम को लड़वाना था। बेटा इसके ऊपर ये बात भी रही कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ कि बंगाल का पार्टीशन होगा, पब्लिक ओपिनियन को इन्होंने कोई रिगार्ड नहीं दिया। इससे पब्लिक सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, है ना। जो बेचारे सेंसिटिव बंगालीज थे उनके सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुए कि भाई आपको अगर हमारे टेरिटरी को डिवाइड करना है तो कम से कम हमसे एक रफ ओपिनियन तो ले ही लेते, झूठा मूठा ही पूछ लेते। अब बेटा जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है ये कट है। अगर आप में से किसी को ये पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो इसका वीडियो अलग से बना देंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट को, जब कब हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे, अब हम वो पढ़ेंगे। बेटा देखो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ ना तो पूरे बंगाल में बॉयकॉट मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट चला। बॉयकॉट मूवमेंट का मतलब क्या था, लोग ऐसे बहुत बड़ी बड़ी आग जला देते थे और उसमें जितना भी फॉरेन प्रोडक्ट था उसको ला करके जला देते थे। इसी को क्या कहा गया, बॉयकॉट मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है कि जब आप इंडियन मेड गुड्स को यूज़ करोगे, सारे लोग इंडियन मेड गुड्स को यूज़ करने लगे, खादी का चलन बढ़ गया, तो इसको क्या कहा हमने, स्वदेशी मूवमेंट। और फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया तो इसको क्या कहा, बाइकआउट मूवमेंट। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था ना बेटा, इसका भी शेडो था किसके ऊपर, ये जो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे अर्ली नेशनलिस्ट में और असर्टिव नेशनलिस्ट में। बेटा एक टाइम ऐसा आया कि अर्ली नेशनलिस्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि असर्टिव नेशनलिस्ट क्या करना चाह रहे हैं, और असर्टिव नेशनलिस्ट को तो शुरू से ही अर्ली नेशनलिस्ट समझ में ही नहीं आते थे। वो कहते थे आज़ादी छीन के मिलेगी भाई, मांग के नहीं मिलेगी। जबकि अर्ली नेशनलिस्ट का पूरा विश्वास था किसके ऊपर, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस के ऊपर। तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते ही नहीं थे जिससे किसी को हार्म हो, है ना। इवन ब्रिटिशर्स को भी हार्म नहीं करते थे वो। तो जो स्वदेशी मूवमेंट चला इस टाइम में, ये जो खाई थी असर्टिव और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच की वो और बढ़ गई। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे
बेटा ये जो बंगाल में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चल रहा है ना, इसको पूरे इंडिया में फैलाया जाए। असर्टिव नेशनलिस्ट चाहते थे कि एक्सटेंड किया जाए स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को पूरे मतलब जो पार्ट बचा हुआ है इंडिया का उसमें भी। सिर्फ बंगाल में क्यों चले, ये पूरे इंडिया में चले। हम क्यों ब्रिटिश गुड को यूज़ करें, हम अपने कंट्री के गुड को यूज़ करें। तो ये असर्टिव नेशनलिस्ट चाहते थे और सही भी था। और वो चाहते थे कि इसको एक व्हीकल बनाया जाए फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल का, कि भाई अब हम मास स्ट्रगल करेंगे और उसका व्हीकल हम किसको बनाएंगे, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट को। और सही में ये मूवमेंट ऐसा था बेटा, ये जिससे हम ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ सकते थे। इस मूवमेंट के थ्रू हम ब्रिटिशर्स को तोड़ के रख सकते थे। ब्रिटिशर्स के जो इम्पोर्ट थे वो ख़त्म हो जाते, कम हो जाते, अगर ये मूवमेंट पूरे इंडिया में चलता तो। नेशनलिस्ट का कहना यह था कि स्वराज के लिए, स्वराज अचीव करने के लिए हमें व्हीकल बनाना चाहिए स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को, और पूरे इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया इस प्लान को कि नहीं ये पूरे इंडिया में नहीं जाएगा, ये बंगाल तक ही रहने दो, बंगाल में ही बहुत है। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस बात का कि ये बाहर जाए बंगाल से, क्या, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट। वो बेचारे तो हमेशा पेटिशन और परसुएशन की पॉलिसी पे काम करते थे ना। अंग्रेज़ों से लिख के दो, अंग्रेज़ों से परमिशन लो, अंग्रेज़ों के सामने हाथ जोड़ो। तो उनको ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो तो सोच रहे थे तो ओपन डिफाइंस है, अंग्रेज़ लोग बोलेंगे अच्छा तुम हमारा गुट जला रहे हो। तो बेचारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो सब बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी किसको, हमारे असर्टिव नेताओं को, कि कितनी अच्छी सिचुएशन है ये, इससे हमारी होम इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, फॉरेन गुड्स ख़राब होगा, है ना, उसका यूज़ नहीं करेंगे लोग, तो बेटर है। पर अर्ली नेशनलिस्ट तो बेचारे पेटिशन वाले, वो इस बात को समझ ही नहीं रहे। बेटा फिर भी अर्ली नेशनलिस्ट ने और असर्टिव नेशनलिस्ट ने अपने जो डिफरेंसेस थे उन्हें डुबा कर एक रेजोल्यूशन पास किया, है ना, कहाँ पर, कलकत्ता सेशन में। कब हुआ कलकत्ता सेशन, 1906 में। तो 1906 में कलकत्ता सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया, दोनों ने मिलकर, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट ने। इन्होंने अपने बीच के जो डिफरेंसेस थे उन्हें डुबा दिया और बेचारे दोनों साथ में आए और कलकत्ता सेशन में उन्होंने इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। किसके खिलाफ, बंगाल के डिवीज़न के खिलाफ। कब, 1906 में। पर बेटा ये एक टाइम के लिए, क्षण मात्र के लिए साथ तो आ गए। कलकत्ता सेशन में 1906 में इन्होंने आलोचना भी की, बुराई भी की बंगाल के पार्टीशन की, दोनों साथ में रहे। पर जो डिस्प्यूट था दोनों विंग्स में, कौन सी दोनों विंग्स, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में, ये रिजॉल्व नहीं हुआ था पूरी तरीके से। किस बात को लेकर के, इशू ऑफ स्वदेशी, स्वराज और नेशनल एजुकेशन को लेकर के बिल्कुल भी नहीं सुधरा था। ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे जो एजुकेशन ब्रिटिशर्स दे रहे हैं वही सही है, पर असर्टिव नेशनलिस्ट चाहते थे कहाँ से सही है, हम इंडियन एजुकेशन देंगे। स्वराज की बात पे ये दोनों तैयार नहीं थे। इवन स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था उसमें दोनों साथ में नहीं थे। तो ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे इन दोनों के बीच में, ठीक है। एक और प्रॉब्लम थी इन दोनों विंग्स के बीच में, वो ये थी कि अब कौन सा कैंडिडेट नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा, किसका, कांग्रेस का। असर्टिव नेशनलिस्ट के विचार अलग थे, अर्ली नेशनलिस्ट के अलग थे। तो एक डिसएग्रीमेंट इस बात को लेकर भी था। देखो स्वदेशी, स्वराज, नेशनल एजुकेशन ये तो थे ही थे। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इनके बीच में कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा कांग्रेस का। तो फाइनली किसको बनाया गया, दादा भाई नेहरू को बनाया गया 1906 में। क्यों, क्योंकि दादा भाई नेहरू वो व्यक्ति थे जिनको दोनों ही रिस्पेक्ट करते थे, अर्ली नेशनलिस्ट भी रिस्पेक्ट करते थे और असर्टिव भी रिस्पेक्ट करते थे। फिर 1906 का जो सेशन होता है उसमें जो दादा भाई हैं वो डिक्लेयर करते हैं किस बात को, स्वराज की बात को, कि भाई अब हम भी एग्री करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट की बात को, कि नहीं स्वराज तो मिलना चाहिए। ये ऑलरेडी कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका है और अब इंडियंस का भी यही गोल है कि उन्हें क्या मिल जाए, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद रूल करने का राइट मिल जाए। 1906 सेशन में दादा भाई ने भी डिक्लेयर किया स्वराज को, सेल्फ गवर्नमेंट को। अब तक अर्ली नेशनलिस्ट इस शब्द का यूज़ नहीं करती थी, ये शब्द भी अब अर्ली नेशनलिस्ट की लिस्ट में आ गया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंडियंस को भी अब क्या चाहिए, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट।
साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी बात और कही 1906 के सेशन में, किसने, दादा भाई ने, कि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस सपोर्ट करेगी स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को। बेटा जो डिफरेंसेस थे इन दोनों सेक्शंस के बीच में वो कंटिन्यूड ही रहे और ये सरफेस पे एक बार फिर से दिखने लगे। कब? सूरत सेशन में, जो कब हुआ? 1907 में जब सूरत का सेशन हुआ तो जो दबे हुए डिफरेंसेस थे वो फिर से बाहर आए, भले वो एजुकेशन को लेकर के हो या और किसी पॉलिसी को लेकर के हो। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने लाला लाजपत राय का नाम प्रपोज किया प्रेसिडेंट के लिए। वहीं पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। 1907 में सूरत सेशन में फिर से एक बार दोनों आमने सामने खड़े थे। कौन? अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव। अर्ली नेशनलिस्ट रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, वहीं पर लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे असर्टिव नेशनलिस्ट। ठीक है। जब सेशन की शुरुआत हुई सूरत में दिसंबर 1907 में तो बहुत कन्फ्यूजन रहा। इसकी वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जो असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। फॉर 9 years दे रिमेन्ड आउट ऑफ द कांग्रेस, और अब आने वाले 9 साल ये कांग्रेस से बाहर ही रहेंगे। कब तक? 1916 तक। ठीक है, 1916 तक। तो एक रास बिहारी घोष को बनाना चाह रहा है, एक लाला लाजपत राय को बना रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है सूरत सेशन में। और बेटा फिर हम देखते हैं कि फाइनली स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में। असर्टिव नेशनलिस्ट को एक्सपेल कर दिया जाता है, कांग्रेस से बाहर फेंक दिया जाता है और 9 साल तक ये लोग अलग ही रहेंगे। फिर ये लोग कब मिलेंगे? 1916 में। अब थोड़ा सोचने वाली बात है बेटा, कांग्रेस जो लेड कर रही थी फ्रीडम स्ट्रगल को, नेशनल मूवमेंट को, उसमें अगर डिस्प्यूट आ जाता है, वो फैक्शंस में डिवाइड हो जाती है, दो अलग भाग बन जाते हैं, तो ये तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाती है ब्रिटिशर्स के लिए कि ओह वाह व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो जो स्प्लिट था कांग्रेस का वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ब्रिटिशर्स को कि वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए। तो इन्होंने एक पॉलिसी को एडॉप्ट किया, वो पॉलिसी थी कंसेशन और रिप्रेशन की। कंसेशन फॉर अर्ली नेशनलिस्ट एज वेल एज मुस्लिम्स को कंसेशन दिए, अर्ली नेशनलिस्ट को कंसेशन दिए और रिप्रेस किया असर्टिव नेशनलिस्ट को। तो बेटा सूरत स्प्लिट बहुत बुरा था क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने देख लिया भाई 2 की लड़ाई में तीसरे का कैसे फ़ायदा होता है, तो उसने कंसेशन और रिप्रेशन की पॉलिसी को अपनाया। कांग्रेस की जो विंग थी जिसे हम अर्ली नेशनलिस्ट कहते हैं, उन्हें कंसेशंस दिए, मुस्लिम्स को कंसेशन दिए और रिप्रेस किया, दमन किया। किसका दमन किया बेटा? असर्टिव नेशनलिस्ट का। तो बेटा ये जो सूरत स्प्लिट था इसने पूरे नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया, वीक किया। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बहुत प्रॉब्लम में रहे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो बेटा जो कांग्रेस थी उस टाइम की, उसमें ऐसा देखा गया कि कांग्रेस मतलब अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो लार्जली एबल रहे कि वो कैप्चर करे रखे कांग्रेस को कि भाई अब कांग्रेस का मतलब अर्ली नेशनलिस्ट है ना, असर्टिव नेशनलिस्ट तो बाहर है, वो इसका पार्टी नहीं है। और फिर इलाहाबाद कन्वेंशन होता है अप्रैल 1908 में, जिसमें ये स्प्लिट पूरी तरह फॉर्मलाइज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव थे असर्टिव नेशनलिस्ट के वो थे कि भाई स्वराज जल्दी से जल्दी मिले, तुरंत स्वराज मिल जाए। इसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे थे हम, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड को मिला हुआ था। हम अब कह रहे थे हमें पूरी आज़ादी चाहिए। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव असर्टिव नेशनलिस्ट का क्या था? इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज, जल्दी से जल्दी हमें स्वराज मिल जाए। और यहाँ पर स्वराज का मतलब वो नहीं था जो दादा भाई नेहरू जी की स्वराज का मतलब था, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर स्वराज में हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे थे बेटा? कि सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, जैसी कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को मिली हुई है। पर यहाँ पर असर्टिव नेशनलिस्ट का मतलब था स्वराज से कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट। अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए जैसी दूसरी कॉलोनीज़ को मिली हुई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हमें पूरी आज़ादी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा वो कौन कौन सी मेथड्स थी जिनको असर्टिव नेशनलिस्ट यूज़ करते थे। तो इनका जो मेन फोकस था असर्टिव नेशनलिस्ट का वो था कि लार्जर शेयर मिले इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में। भाई हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम इंडियन ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में रखो। और ये जो ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना इंडिया का, ये जो हमारे यहाँ से वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिच बना रहे हैं, इसको पूरी तरह ख़त्म करो। तो जो मेन फोकस था असर्टिव नेशनलिस्ट का वो था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रोल मिले और इंडिया का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन होना बंद हो जाए। इन लोगों का बिलीव था किसका, असर्टिव नेशनलिस्ट का, कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें अचीव ही नहीं किया जाएगा जब तक हम प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे। बेटा मांगने पर तो भिखारियों को आसानी से, जो नॉर्मल क्या बोलना चाहिए, छोड़ दो इस एग्जाम्पल को, छोड़ दो। अगर आपका घर किसी ने किराए से लिया हो और आप थोड़े वीक दिखाई पड़ो ना, तो वो किराएदार घर नहीं छोड़ेगा आपको मांगने से। तो यहीं पर हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कराना है कि ज़्यादा शेयर चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बंद करो, है ना, बहुत कर लिया हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो हमें कुछ प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाओगे, कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आपका किराए का घर खाली नहीं करता आपका किराएदार, तो ये हमारी कंट्री को खाली कर देंगे क्या अंग्रेज़? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हमें रॉ मटेरियल का सप्लायर बना रखा था, इतना फ़ायदा वो हमारा उठा रहे थे, अपनी कंट्री को रिच बना रहे थे। तो अब डायरेक्ट एक्शन की बात की जा रही थी, तो इसीलिए इन्होंने नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी को ऑप्ट किया, ठीक है, रेसिस्टेंस को ऑप्ट किया कि भाई जितना भी अनजस्ट एक्ट होगा ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हम उसको रेसिस्ट करेंगे, हम अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इन्होंने नए नए स्लोगन देना चालू कर दिए, जैसे नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेसिस्टेंस, चुपचाप बैठ के सब बंद कर दो, मास एजिटेशन, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और नारे लगाओ, सेल्फ रिलायंस, अपना खुद बनाओ, भले वो खादी हो या कोई और चीज़ हो। तो जो मेथड्स अडॉप्ट करते थे कौन, हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट, उन्हें 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो पहली है स्वदेशी। तो बेटा आप स्वदेशी से मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी, ये वाले पार्ट को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम स्वदेशी से स्टार्ट करेंगे।